अब देखिए, कल हमने जो बात की थी लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं आज राज्यसभा के बारे में। ठीक है, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। और आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। ठीक, अब अभी तक मैंने आपको बताया था संसद के दो सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? दो। एक सदन क्या होता है? लोकसभा। दूसरा सदन क्या होता है? राज्यसभा। क्लियर? अब इसके मैंने आर्टिकल बताए थे। आर्टिकल कितना था इसका? संसद को किस आर्टिकल में रखा गया है? 79। राज्यसभा को 80 और लोकसभा को आर्टिकल 81। ठीक है, अब फिर हमने कहा ये निम्न सदन होता है। कैसा सदन होता है? निम्न सदन। और ये कैसा होता है? उच्च सदन। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा देखो, ये कैसा सदन होता है? अस्थाई सदन। और इसको हमने क्या कहा था? स्थायी सदन होता है। ठीक है, और इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं। प्रतिनिधि सदन। ये सब अंतर आप लोगों ने किए थे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अंतरों को अच्छे से याद करना, क्योंकि इनके बारे में पूछा जाता है। इसका चुनाव कैसे होता है? हमने कहा इसका जो चुनाव होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। लोकसभा के लिए हम वोट देने जाते हैं ना, फिर उससे प्रधानमंत्री चुन के आते हैं। लोकसभा के चुनाव से कौन जीतते हैं, कौन बनते हैं? प्रधानमंत्री। हम तो सांसद को चुनते हैं, सांसदों में से क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा का चुनाव होता है अस्थाई। कैसे होता है? अस्थाई रूप से। अस्थाई रूप से मतलब कौन इसे क्या कहते हैं? सॉरी, प्रत्यक्ष की जगह क्या आ जाएगा? अप्रत्यक्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अप्रत्यक्ष चुनाव। इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। हाँ, अप्रत्यक्ष। इसे पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष आनुपातिक एकल संक्रमणीय विधि कहते हैं। संक्रमणीय विधि इस विधि से होता है। इस विधि से कौन चुनता है? तो इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन चुनते हैं इन्हें? राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? राज्य विधानसभा के सदस्य। लेकिन लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? प्रत्यक्ष रूप से आम जनता चुनती है। इसे हम क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार। कैसे चुने जाते हैं ये? वयस्क मताधिकार के द्वारा। और वयस्क मताधिकार के लिए मैंने न्यूनतम आयु बताई थी, कितने वर्ष होती है? 18 वर्ष होती है। ठीक है, ये अंतर सब आपने कर रखे थे। इसी में देखो, सदस्य संख्या क्या बताया था मैंने? सदस्य संख्या अधिकतम कितना बताया था? अधिकतम कितनी होती है अभी वर्तमान में? कितनी होती है? 550। पहले +2 भी होता था। +2 क्या होता था? एंग्लो इंडियन। लेकिन अब जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन नहीं होते और नहीं विधानसभा में होते। ठीक, वर्तमान में सदस्य कितने होते हैं इसके? वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 543। +2 अब नहीं होते, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन, उनको अब नहीं चुना जाता। ठीक है, यहां पर देखिए सदस्य की संख्या। देखिए सदस्य कितने होते हैं? अधिकतम कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा के लिए? अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। ठीक है, 250 का मतलब 50 में से 12 घटा दो, कितना हो जाएगा? 238 + 12 होते हैं। ठीक है, वर्तमान सदस्य कितने होते हैं? वर्तमान कितने होते हैं? 245। तो 233 + 12 ये सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? आज राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकसभा तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। ये अंतर सब लोगों ने पहले ही कर रखा था। अगर किसी का कुछ रह रहा हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी का अंतर कुछ रह रहा है, पिछली वीडियो देख लेना है अंतर वाली, या फिर परसों पढ़ाया था हमने, और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। ठीक है, अब राज्यसभा को हम समझ रहे हैं। ये तो हमने दोनों के अंतरों को कर लिया। राज्यसभा में हमने क्या कहा? देखो, अब सबसे पहली चीज समझना है इसमें,
अनुच्छेद कितना दे रखा है 80। अनुच्छेद कितना दे रखा है 80। अनुच्छेद 80 में किसका प्रावधान है, राज्यसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा को हम समझ रहे हैं। सबसे पहले देखो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान दिया गया, गठन का प्रावधान किया गया है। अगर पूछा जाए कि लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो क्या कहोगे, लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद ये 80 में है तो कितने में हो जाएगा 81 में, 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। ठीक है, अब बात आती है सदस्यों की संख्या। सदस्य संख्या देखो, सदस्य संख्या की बात आती है तो आर्टिकल कितने में दिया गया है, अनुच्छेद 80 के 1 में सदस्यों की बात की गई है। किसमें कही गई है, अनुच्छेद 80 के 1 में। अनुच्छेद 80 के 1 के अनुसार अधिकतम सदस्य कितने बताए हैं हमने, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, सदस्य कितने कहा हमने 250, मतलब 238 प्लस 12 बराबर 250। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है 233 प्लस 12 बराबर कितना 245। अब ये जो 12 सदस्य है कहां से आए, 12 सदस्य कौन मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। कहां से मनोनीत होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और किस क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से। समाज सेवा के क्षेत्र से क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, मनोनीत। बात समझ आ गई। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे देखिए राज्यसभा। राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा कैसा सदन है, उच्च सदन है। ठीक है, उच्च सदन है और स्थायी सदन है। इसका चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष आनुपातिक एकल संक्रमणीय विधि से राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्लियर है, तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें सबको क्लियर हो चुकी होंगी। सदस्य संख्या हमने पहले ही लिख दी है, और उच्च सदन है, स्थायी सदन है, चुनाव अप्रत्यक्ष आनुपातिक एकल संक्रमणीय विधि से राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब बताइए राज्यसभा का कार्यकाल कौन बता रहा है, कार्यकाल और न्यूनतम आयु बताइए, कार्यकाल और न्यूनतम आयु दोनों बताइए, जल्दी आंसर करो सभी लोग। कार्यकाल और न्यूनतम आयु बताइए राज्यसभा का। कार्यकाल कितना होता है और न्यूनतम आयु कितनी होती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। गुड इवनिंग मोनिका, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, वेरी गुड। सबके आंसर आ गए, बहुत सारे आंसर आ गए। 30 और 6 है ना। कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होती है इसके लिए, 30 वर्ष। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होती है लोकसभा के लिए, 25 वर्ष। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने समझ ली। अब मुझे बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जल्दी आंसर करिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का बिल्कुल, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कैसा सभापति होता है, पदेन सभापति होता है।
ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल उपराष्ट्रपति होता है। अब देखो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इस बार के आपके पेपर में आने वाला है। क्या क्वेश्चन है, देखो, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, रिटायर होते हैं। बात समझ में आई क्या? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष का, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा है, राज्यसभा कैसा सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, कहा स्थायी, समझ रहे हो, जबकि लोकसभा कैसा होता है, अस्थायी। मतलब क्या हुआ इसका, लोकसभा का जो सदन है 5 वर्ष, रोज लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद लोकसभा पूरी तरीके से क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। वहां पर जो नए लोग निर्वाचित होकर आएंगे 5 साल बाद, फिर उनको नियुक्ति दी जाती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा का सदन क्या होता है, स्थायी होता है, परमानेंट होता है, कभी खत्म नहीं होता है। उसमें क्या होता है, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जाते रहेंगे, उसकी जगह पर नए आ जाएंगे। बात समझ आई? हर 2 वर्ष में 1/3 जाएंगे, सबके सब एक साथ कार्यकाल सबका समाप्त नहीं होगा। जैसे ही जिसका 6 साल हो गया वो जाते रहेंगे, फिर अगले देखो, जैसे 1/3 सदस्य शुरू में हुए नियुक्त, फिर 1/3 हुए, देखो अब 2 वर्ष बाद फिर 1/3, फिर 2 वर्ष बाद 1/3, फिर 2 वर्ष बाद 1/3। अब देखो इनको 2 वर्ष यहाँ हो गए, 4 वर्ष, 6 वर्ष। अब ये वाले रिटायर हो जाएंगे, इनकी जगह नए आ जाएंगे, फिर ये वाले रिटायर हो जाएंगे, इनकी जगह, फिर ये वाले रिटायर होंगे, इनकी जगह नहीं, सब इकट्ठे नहीं जाएंगे, सारे के सारे एक साथ नहीं जाते, केवल 2/3 सदस्य। जैसे अभी आप सभी लोग जैसे क्लास में माना 40 लोग यहाँ पर क्लास में पढ़ रहे, अब जैसे जो लोग पहले आए थे उनका कोर्स पूरा हो जाएगा, वो जाएंगे, बाकी के सब नहीं जाएंगे। फिर अगले आए, माना अगले जो कुछ दिनों के बाद आए हैं वो जाएंगे कुछ समय के बाद, बाकी के यही रहेंगे, है ना, उनकी जगह नए आ जाएंगे। तो इस तरीके की प्रक्रिया इसमें भी चलती है। इसमें भी वैसी प्रक्रिया चलती है कि भाई जिसका कार्यकाल पूरा हो गया वो जाते रहेगा, हर 2-2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होते रहता है, उतने जाते रहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया शुरुआत से ही इसी तरीके से बनाई गई है, इसीलिए ये एक ऐसा सदन होता है जो कि स्थायी होता है, मतलब परमानेंट होता है। ठीक है, तो इस बार के लिए ध्यान रखना, वहां जो लोग 2/3 करके आओगे तो ध्यान देना, आपका 1 नंबर कटने वाला है, 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं उसमें। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य रिटायर होते हैं, 1/3 भी होगा, 2/3 भी होगा, और 1/4 सदस्य भी होगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि आप हाकम सिंह से मिले हो, ऐसा मत सोचना। हाँ, ऐसे ही कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आ जाए। ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो राज्यसभा के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब देखो यहाँ पर एक चीज सुनना, राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री का नाम बताओगे कोई? राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम अभिनेत्री कौन थी, बताइए, जल्दी से इसे लिख लो, चलो फिर आगे की चर्चा कर रहे हैं, लिखिए जल्दी से। नहीं होता है ना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अब देखो, राज्यसभा से चुनी गई प्रथम अभिनेत्री, राज्यसभा से चुनी गई प्रथम अभिनेत्री का नाम क्या था? अभिनेत्री नरगिस दत्त, नरगिस दत्त। ठीक है, राज्यसभा से चुने गए प्रथम अभिनेता बताइए, राज्यसभा से चुने गए प्रथम अभिनेता, नरगिस दत्त संजय दत्त की मम्मी हुई। हाँ, चुने गए प्रथम अभिनेता, प्रथम अभिनेता कौन थे, बताया किसी ने? पृथ्वीराज कपूर। कौन थे? पृथ्वीराज कपूर, राज्यसभा से चुने गए प्रथम अभिनेता। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शंकर आनंद जी, इतनी देर क्यों कर दी आज?
अगला देखिए, हिंदी साहित्य से चुने गए, हिंदी साहित्य से चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर। याद रखना, ये भी पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य से चुने गए प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। अरे अलार्म नहीं बजा क्या? मुझे बता देते, मैं उठा देता, तुम्हें फोन कर देता। रात में ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे। रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा है। जागते रहो, अब एक साल जागते रहो, है ना। अपने आप से कहते रहो। रात को जब कोई नहीं होता है तो खुद चिल्लाओ, जागते रहो करके, और फिर लग जाओ पढ़ने के लिए। यही है तपस्या। गुड इवनिंग रेखा, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा इतना सबने? लिख लिया ना? अब देखो, अब मैं आपको, हाँ हाँ, मोटिवेशन काम करते रहेगा। मैं टाइम में आपको मोटिवेट करते रहूंगा, चिंता मत करो इस चीज की, है ना। बिल्कुल। अब देखो, आर्टिकल 249, दो आर्टिकल बता रहा हूं मैं, इनको याद रखना। आर्टिकल 249 राज्यसभा में अगर कुछ इंपोर्टेंट होता है तो यही होता है, ठीक है। आर्टिकल 312 312, 249 और 312, ये दो आर्टिकल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं राज्यसभा में। आर्टिकल 249 और 329, ठीक है, ये लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। क्या है देखो, इसको समझना। राज्यसभा क्या कर सकती है? देखो, राज्यसभा, इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर, ठीक है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर, बहुमत से विधेयक पास कर, विधेयक पास कर। सेम है, देखो, पास कर, यहां पर भी ऐसा ही है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर, विधेयक पास कर, ठीक है। सेम है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर, राज्य सूची के किसी विषय को, राज्य सूची के किसी विषय, राज्य सूची के किसी विषय पर, किसी विषय, देखो अब राज्य, देखो अब ध्यान देना, एक होता है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची, ठीक है। राज्यसभा क्या कर सकती है? 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर। अब ध्यान देना, किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर, उसमें नियम बनाने का अधिकार, उसमें नियम बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, संसद को दे सकती है, संसद को दे सकती है। अब सुनो जरा, एक होती है केंद्र सूची, ध्यान देना, अब एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। सब लोगों ने नाम सुन रखे हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अच्छा, एक बार मुझे ये बताओ, कितने लोग बताओगे कि जो कार्य होते हैं उनको केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में किस अनुसूची के तहत विभाजित किया गया? बताइए।
कार्यों का विभाजन केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किस अनुसूची के तहत किया गया? जल्दी से आंसर करो, किस अनुसूची में किया गया? वेरी गुड, किस अनुसूची में कहा गया? अनुसूची 7। सब लोग अनुसूचियां याद कर लो अच्छे से, 12 की 12 इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 7 में देखो, केंद्र सूची का मतलब क्या है कि केंद्र के अधीन होंगे वो ये कार्य। किसके अधीन होंगे? केंद्र के अधीन। राज्य सूची का मतलब क्या है? राज्य के अधीन होंगे। समवर्ती सूची का मतलब क्या है? केंद्र भी नियम बना सकता है, राज्य भी उस पर नियम बना सकता है। ठीक है, केंद्र सूची के विषयों पर कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जो मोदी जी की सरकार है। ठीक है, राज्य सूची के जो विषय होंगे उन पर नियम कौन बनाएगा? धामी जी की सरकार बनाएगी। ठीक है, राज्य के। समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, मोदी जी भी बना सकते हैं, धामी जी भी बना सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समझ आया सबके या नहीं आया बताइए? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची समझ आ गया? ठीक है। अब क्या होता है देखो, राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर क्या कर सकती है? राज्य सूची के किसी विषय को, ये राज्य का विषय है ना, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी। क्या कर देगी? राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उसमें नियम बनाने का अधिकार किसे दे देगी? संसद, मतलब केंद्र को। बात समझ में आई? उस पर नियम बनाने का अधिकार किसे सौंप देगी? संसद को। ठीक है, क्या कहा मैंने? राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उसमें नियम बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। ठीक है, जैसे कोई ऐसा विषय है जो राज्य सूची का विषय है, ठीक है, लेकिन वो क्या है? उसे राष्ट्रीय महत्व का है। जैसे देखो, राज्य में कोई सीमा संबंधी अगर कोई मामला है, सीमा संबंधी मामला है, अब उसमें राज्य नियम नहीं बना सकता ना। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि वो सीमा तो पूरे देश के लिए है ना, बॉर्डर वो पूरे देश के लिए, तो फिर उस पर नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, राज्य नहीं बना सकता। समझ रहे हो? ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में राज्यसभा क्या करेगी? ऐसे कोई विषय जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं उन पर नियम बनाने का अधिकार संसद को सौंप देगी। राज्य से लेकर के किसको दे देगी? संसद को। हुआ क्लियर? बात समझ में आई सबके? अब देखो, सेम मैटर क्या है यहां पर दूसरे वाले में देखो, राज्यसभा क्या कर सकती है, इसको भी समझो। राज्यसभा क्या कर सकती है? 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार, अखिल भारतीय सेवाओं के, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार, सेवाओं के सृजन का अधिकार, सृजन का अधिकार, अधिकार संसद को सौंप सकती है। किसको सौंप सकती है? संसद को सौंप सकती है, सौंप सकती है। ठीक है, सेम एक जैसे ही है। यहां पर अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार कहा गया है और यहां पर क्या कहा गया है? राज्य सूची के किसी विषय पर नियम बनाने का अधिकार संसद को सौंप सकती है। दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 1952 में व्यापार, वाणिज्य तथा उत्पादित वस्तुओं के वितरण का अधिकार। देखो अब इसको याद रखना, नंबर 1, 1952 में 1952 में व्यापार, वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य तथा उत्पादित वस्तुओं के वितरण का अधिकार, उत्पादित वस्तुओं के वितरण का अधिकार, वस्तुओं के वितरण का अधिकार, वितरण का अधिकार संसद को सौंपा गया, संसद को सौंपा गया। एक तो ये हुआ 1952 में इस शक्ति का प्रयोग किया था राज्यसभा ने। ठीक है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में 1986 में, 1986 में अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में, कि सुरक्षा के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, कानून
बनाने का अधिकार संसद को सौंपा था, संसद को सौंपा था। देखो ये 2 बार इस शक्ति का प्रयोग राज्यसभा ने किया है। कौन सी वाली? आर्टिकल 249 की शक्ति का प्रयोग किसने? राज्यसभा ने इस शक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, 2 बार। हो गया क्लियर? अब आगे समझिए, यहां पर राज्यसभा ने अपनी शक्ति का प्रयोग कब किया है, इसको भी समझते हैं। 1961 में, 1961 में भारतीय वन सेवा, अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है? भारतीय वन सेवा। जैसे भारतीय वन सेवा है, ये कैसी सेवा है? अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, 1961 में भारतीय वन सेवा, भारतीय इंजीनियर्स सेवा, भारतीय इंजीनियर्स सेवा, इंजीनियर्स सेवा और भारतीय चिकित्सा सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा। ठीक है, भारतीय चिकित्सा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को सौंपा गया। के सृजन का अधिकार किसको सौंपा गया? संसद को सौंपा गया। ये सब अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अधिकार संसद को सौंपा गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये अक्सर एग्जामों में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन क्या होता है पता है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार संसद को सौंप सकती है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा देखिए, 1961 में भारतीय कृषि सेवा, दूसरा 1961 में ही भारतीय कृषि सेवा, 1965 में भारतीय कृषि सेवा, 1965 में भारतीय कृषि सेवा, भारतीय कृषि सेवा कौमा भारतीय शिक्षा सेवा, भारतीय शिक्षा सेवा के सृजन का अधिकार, शिक्षा सेवा के सृजन मतलब निर्माण, सृजन का अधिकार संसद को सौंपा गया, अधिकार संसद को सौंपा गया, संसद को सौंपा गया। ये भी 2 बार इस शक्ति का प्रयोग भी राज्यसभा ने किया है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर राज्य सूची के किसी विषय पर को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उसमें नियम बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। और यहां पर कहा गया है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार संसद को सौंप सकती है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इसके साथ ही राज्यसभा हमारा कंप्लीट हुआ, इसके साथ ही राज्यसभा भी कंप्लीट और लोकसभा भी कंप्लीट। चलिए लिखो जल्दी से। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। और ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जाता है कि राज्यसभा 2/3 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास कर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 249। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे वहां आपको बहुत जगह ये दिखाई देगा। और आर्टिकल 312 में भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार संसद को सौंप सकती है, किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 312। चलिए जल्दी से सभी लोग कंप्लीट करें।